हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अमरजीत स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति के निर्वाचन, राष्ट्रपति की पदावधि और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति की शक्तियाँ निम्न प्रकार से हैं। पहली शक्ति है कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति, दूसरी शक्ति है विधायी शक्ति और तीसरी शक्ति है अध्यादेश जारी करने की शक्ति और चौथी शक्ति है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति और पांचवी है न्यायिक शक्तियाँ और छठी शक्ति जो है सैन्य शक्ति है और सातवीं शक्ति जो है आपातकालीन शक्तियाँ हैं। सभी लोगों को एक एक के बारे में विस्तार से चर्चा करनी है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। कार्यकारी शक्तियाँ, एग्जीक्यूटिव पावर। अनुच्छेद 53(1) के तहत संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 53(1) के तहत जो संघ की कार्यपालिका है, राज्य संघ की कार्यपालिका होती है और एक राज्य की कार्यपालिका होती है। तो इसमें अनुच्छेद 53(1) के तहत संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति निहित है, जिसे वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा प्रयुक्त करेगा। जो कार्यपालिका की शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित है और उस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता के द्वारा उन शक्तियों का प्रयोग करेगा। अनुच्छेद 74(1) में कहा गया है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख जो होगा प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 74(1) में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और जिसका प्रमुख जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा। संविधान में संशोधन करके 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियां दी गई हैं, राष्ट्रपति के पास जितनी भी शक्तियां हैं वो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अब मंत्रिपरिषद का प्रमुख जो होता है प्रधानमंत्री होता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख जो है प्रधानमंत्री है और कार्यपालिका का प्रमुख जो है वो राष्ट्रपति है। ये बात ध्यान रखना, कार्यपालिका का प्रमुख जो है राष्ट्रपति होता है, लेकिन कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख जो होता है प्रधानमंत्री हो। क्योंकि मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति को जितनी शक्तियां दी गई हैं उसका प्रयोग करेगा और मंत्रिपरिषद का प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। फिर उसके बाद में 44वां संविधान संशोधन किया गया। इसमें कहा गया राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। 42वां संविधान संशोधन में कहा गया कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। फिर उसके बाद में 44वां संविधान संशोधन किया गया। इसमें कहा गया राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। पति को लगता है कि मंत्रिपरिषद ने जो सलाह दी है उसमें कुछ गलतियां हैं, तो राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होगा। क्या है? राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जिसे वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा प्रयुक्त करेगा। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। हम जितनी रखेंगे राष्ट्रपति को जितनी भी शक्तियां दी गई हैं वह स्व विवेक से प्रयोग नहीं करेगा। राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। उसके बाद में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत पहली शक्ति है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति जो होता है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब हुआ कि राष्ट्रपति उनको कभी भी
उनके पद से हटा सकता है। राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन भी कर सकता है, जिससे केंद्र राज्य एवं विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग एवं समन्वय स्थापित हो सके। राष्ट्रपति जो है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है, जिससे केंद्र और राज्यों के बीच में, राज्य और राज्यों के बीच में सहयोग एवं समन्वय स्थापित हो सके। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति जो है किसी भी क्षेत्र को, भारत के किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। और राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कर सकता है। वित्त आयोग जो है केंद्र व राज्यों के मध्य राजस्व बंटवारे हेतु, राष्ट्रपति जो होगा वो वित्त आयोग का गठन कर सकता है। किस लिए करेगा? केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व बंटवारे हेतु। राष्ट्रपति विभिन्न आयोगों की नियुक्ति भी कर सकता है, जैसे अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए गठन कर सकता है। तो राष्ट्रपति जो है आयोगों की नियुक्ति भी कर सकता है, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए। वर्तमान में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग है, ये सब आयोग है। तो राष्ट्रपति विभिन्न आयोगों की नियुक्ति भी कर सकता है। राष्ट्रपति की अगली शक्ति है विधायी शक्तियाँ, लेजिस्लेटिव पावर। अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति संसद का अंग है। अनुच्छेद 79 के अनुसार क्या है? राष्ट्रपति जो है संसद के अंग है। संसद के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा आता है और राष्ट्रपति भी आते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, संसद के 3 अंग, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। क्योंकि क्वेश्चन में रखना राष्ट्रपति जो है संसद का अंग है। क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रपति जो है संसद का अंग है या नहीं, तो राष्ट्रपति संसद का अंग है। वह संसद का सत्र बुलाता है एवं संसद का सत्रावसान करता है। राष्ट्रपति जो होता है संसद का सत्र बुलाता है और संसद का सत्रावसान करता है। ये सभी कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार राष्ट्रपति करेगा। वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। राष्ट्रपति जो होता है संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये भी बात ध्यान रखना, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति ही करेगा। नहीं, राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, लेकिन जो उसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ये बात। राष्ट्रपति लोकसभा में अधिकतम 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन कर सकता है। राष्ट्रपति जो होता है लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन कर सकता है। अनुच्छेद 336 में एंग्लो इंडियन का उल्लेख किया गया है। ऐसा व्यक्ति जिसका पिता या पितृकुल में यूरोपीय नागरिक हो, माता या मातृकुल में भारतीय नागरिक हो, ऐसा व्यक्ति स्वयं भारत का नागरिक हो, वह एंग्लो इंडियन कहलाएगा। मतलब कि जिसको एंग्लो इंडियन के तहत मनोनीत किया जा रहा है लोकसभा में, उसका जो पिता है वो यूरोपीय नागरिक हो और माता जो है भारतीय नागरिक हो, और जिसे नियुक्त किया जा रहा है या मनोनीत किया जा रहा है वो भारत का नागरिक हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? एंग्लो इंडियन। लेकिन वर्तमान में 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा संसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया है। 100 जो राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन कर सकता था, लेकिन वर्तमान में नहीं कर सकता। इसको 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा संसद में और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि राज्यों में भी एंग्लो इंडियन से संबंधित सीटें जो थी आरक्षित थी और लोकसभा में 2 सीटें आरक्षित थी। इसको 104वां संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो वर्तमान में लोकसभा में एंग्लो इंडियन का मनोनयन राष्ट्रपति नहीं कर सकता है, और राज्य की विधानसभाओं में भी एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित सीट थी, वो भी समाप्त हो गई। ये ध्यान रखना किस संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया, तो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा। राष्ट्रपति जो होता है 12 व्यक्तियों को कहाँ पे? राज्यसभा में, लोकसभा में नहीं, राज्यसभा में
मनोनीत कर सकता है। मनोनयन का आधार जो होगा साहित्य के आधार पे, कलाकार के आधार पे, वैज्ञानिक के आधार पे और समाज सेवा के आधार पे लोगों का मनोनयन कर सकता है। साहित्य के आधार पर जो साहित्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए हैं उनको मनोनयन किया जा सकता है। तो 3 व्यक्तियों का साहित्य के आधार पर, कलाकार जो हैं उनको तीन कलाकारों को नियुक्त कर सकता है और राष्ट्रपति 3 वैज्ञानिकों की नियुक्ति कर सकता है और 3 समाज सेवी की नियुक्ति कर सकता है। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकता है। उसका आधार साहित्य, कलाकार, वैज्ञानिक और समाज सेवा है और प्रत्येक से 3 व्यक्तियों का मनोनीत कर सकता है। लेकिन ये सभी जो मनोनयन होंगे या मनोनीत करेगा राष्ट्रपति, सभी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। राष्ट्रपति अपने मन से कोई भी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो ये बात ध्यान रखना। राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का मनोनीत करना मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करेगा। मनोनयन का आधार साहित्य, कलाकार, वैज्ञानिक और समाज सेवा। प्रत्येक से 3 व्यक्तियों का मनोनयन किया जा सकता है। राष्ट्रपति की अगली शक्ति है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश एक अल्प अवधि का कानून है जिसे राष्ट्रपति द्वारा तब जारी किया जाता है जब संसद का सत्र न चल रहा हो, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। और उस समय संसद का सत्र न चल रहा हो और कानून बनाना जरूरी है, तो राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करके एक अल्प अवधि के लिए कानून बना सकता है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में दी गई है। अनुच्छेद 123 में क्या है? अनुच्छेद 123 में कहा गया है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ये ध्यान रखना, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। ऐसी शक्ति का प्रयोग केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है और किसी के पास नहीं है, सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के पास है। संविधान में अध्यादेश का प्रावधान जो लिया गया है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 से संविधान में अध्यादेश का प्रावधान रखा गया था। अगला पॉइंट है, जब संसद का सत्र न चल रहा हो और राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि विधि निर्माण की तत्काल आवश्यकता है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन अध्यादेश किसकी सिफारिश पे करेगा? मंत्री परिषद की सिफारिश पे करेगा। तो जब संसद का सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विधि निर्माण की तत्काल आवश्यकता है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला पॉइंट है, अध्यादेश संसद का सत्र प्रारंभ होने की तिथि से 6 सप्ताह तक लागू रहता है। यदि 6 सप्ताह के भीतर संसद इसको पारित कर दे तो अध्यादेश अस्थायी हो जाता है। क्या हो जाता है? अस्थायी हो जाता है, अन्यथा 6 सप्ताह बाद वह समाप्त हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ राष्ट्रपति ने जो अध्यादेश जारी किया है, मान लीजिए आज क्या हो गया, संसद चालू हो गई। आज से 6 सप्ताह तक, आज से 6 सप्ताह के भीतर यदि संसद ने जो अध्यादेश जारी किया गया था उसको पारित कर दे, संसद में पारित कर दे, तो जो अध्यादेश जारी किया गया था या जो कानून बनाया गया था राष्ट्रपति के द्वारा वो अस्थायी हो जाएगा। यदि ऐसा संसद नहीं करती है तो 6 सप्ताह बाद वो अध्यादेश अपने आप समाप्त हो जाएगा। पॉइंट है, राष्ट्रपति सामान्य परिस्थितियों में संघ सूची और समवर्ती सूची पर अध्यादेश जारी कर सकता है। संविधान में 3 सूची है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। संघ सूची के अंतर्गत जो विषय आएंगे उस पर केंद्र कानून बनाएगी। राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय आएंगे उस पर राज्य कानून बनाएगी। समवर्ती सूची के अंतर्गत जो विषय आएंगे उस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। लेकिन जब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा तो संघ सूची और समवर्ती सूची में जो विषय हैं दोनों पे क्या कर सकता है राष्ट्रपति? अध्यादेश जारी कर सकता है। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो या राष्ट्रीय आपात लगा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। यदि उस समय किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो तो उस समय राष्ट्रपति राज्य सूची पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश का मतलब यही हुआ कि अल्प अवधि का कानून। अध्यादेश कितने समय तक रहता है?
यह क्वेश्चन कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। संसद का सत्र प्रारंभ होने से 6 सप्ताह तक या 6 माह एवं 6 सप्ताह जैसा विकल्प में रहेगा, उसी अनुसार हम अपना आंसर देंगे। दोस्तों, आज हम लोगों ने कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति और अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम लोग बची हुई शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटी की कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। दोस्तों, हम अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।